नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम शशि रंजन है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस की तैयारी कैसे करें। आईएएस की तैयारी को लेके कई सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में कुछ बेसिक सवाल होते हैं। सबसे पहले उन सवालों को जान लेते हैं। इसमें ज्यादातर सवाल क वाले प्रश्न से जुड़े होते हैं। क मतलब कि जो हम खासकर कहते हैं इंग्लिश में WH वाले प्रश्न, है ना। पहला, आईएएस की तैयारी कौन कर सकता है। दूसरा, आईएएस की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। तीसरा, आईएएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए। चौथा, आईएएस की तैयारी कहां से करें। पांचवा, क्या मैं आईएएस की तैयारी कर सकता हूं या कर सकती हूं। छठा, कि क्या मैं अगर आईएएस की तैयारी करता हूं या करती हूं तो क्या मुझे सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस पूरे WH वाले सवालों में कहता रह गया कि आईएएस। दोस्तों, आईएएस नाम से भारत में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं होती है। दरअसल यूपीएससी एक परीक्षा आयोजित करता है जिसका नाम है सिविल सेवा परीक्षा। यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। इसको इंग्लिश में CSE इंग्लिश के संक्षेप में CSE कहते हैं, यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सिविल सेवा परीक्षा में जो भी स्टूडेंट्स चयनित होते हैं, उनमें से जो टॉपर्स होते हैं अमूमन वो आईएएस बनते हैं। तो कुल मिला के आईएएस नाम से कोई परीक्षा आयोजित नहीं होती और जो बच्चे इसमें सिलेक्ट होते हैं, जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वही आईएएस बनते हैं। जो सिविल सेवा परीक्षा है ये बेसिकली 2 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला चरण प्रीलिम्स का यानी प्रारंभिक परीक्षा का होता है। दूसरा चरण मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जामिनेशन का होता है। मुख्य परीक्षा अपने आप में 2 चरणों में आयोजित होता है, एक लिखित, दूसरा मौखिक। आप ध्यान रखिएगा, आम बोलचाल की भाषा में लोग कह देते हैं कि यूपीएससी 3 चरण में एग्जाम लेता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। नहीं, यूपीएससी 2 ही चरण में एग्जाम लेता है, पहला प्रीलिम्स का, दूसरा मेंस का। लिखित और मौखिक दोनों मेंस के ही पार्ट्स हैं। इन्हीं के मार्क्स, जो इनमें स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलते हैं, इन्हीं के आधार पर फाइनल रैंकिंग तय होता है। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करना होता है। प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी यानी प्रीलिम्स में 2 पेपर आयोजित करता है। दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। इसमें इसका मुख्य मकसद स्क्रीनिंग टेस्ट की टाइप का होता है। इसका मुख्य मकसद लाखों यानी करीब मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स होते हैं, तो 10 लाख के आसपास, 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में शामिल होते हैं हर साल आज की डेट में। तो उन लाखों में से 10,000 सीट है, तो 12-13 हजार स्टूडेंट्स को चयन करने के लिए जो मेंस लिखेंगे, ये परीक्षा आयोजित की जाती है। तो सिविल सेवा परीक्षा के जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट और पूरा जो क्वेश्चन है वो MCQ बेस्ड होता है, एक तरह से कहें। इसमें कुल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS का, दूसरा पेपर CSET का। GS पे बाद में जिक्र करेंगे, पहले CSET पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, CSET का खौफ हिंदी माध्यम के छात्रों के बीच बहुत बुरी तरह से बना हुआ है। आज भी हजारों स्टूडेंट्स CSET को एक भयावह सपना की तरह देखते हैं। CSET पेपर में सबसे बड़ा जो मुश्किल चीज होता है क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाना। हजारों अभ्यर्थी हर साल, हिंदी माध्यम के हजारों अभ्यर्थी हर साल CSET पेपर में क्वालिफाई होने से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण उनका GS का जो मार्क्स है, अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स भी होता है तो भी वो एक तरह से कहें तो वो बेसिकली उनका रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना CSET भी तैयारी के क्रम में जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो CSET को भी कंप्लीट करिएगा। CSET में यदि आपको लगता है कि आप सहज महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने नजदीकी कोई भी अच्छे शिक्षक से या फिर किसी अच्छे कोचिंग में, जहां आपको लगता है कि वहां CSET हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वहां आप CSET को कंप्लीट करें। CSET को हल्के में न लें, क्योंकि अगर CSET में क्वालिफाई नहीं किए, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स, CSET में टोटल 80 सवाल होता है। 80 सवाल, एक सवाल 2.5 नंबर का और कुल 200 का। इसमें 33% मार्क्स लाना जरूरी होता है, यानी कि 200 में से आपको 66 नंबर लाना जरूरी होता है। अगर आपका 66 से कुछ पॉइंट मार्क्स कम है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको CSET पास करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर रहना, मैं तो कहूंगा 60% के राउंड की तैयारी करिए। CSET के लिए सहज महसूस करेंगे आगे के चरण में। यूपीएससी प्रीलिम्स का जो स्क्रीनिंग टेस्ट का, जहां से आप जिसके मार्क्स के आधार पे आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं लिखित परीक्षा के लिए, वो है GS। ये पेपर
इसमें 100 सवाल होते हैं, सीसेट में 80, इसमें 100। इसमें हर सवाल दो नंबर का होता है, कुल हो गया 200 मार्क्स का। दोनों पेपर में सीसेट में 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। तो आप ध्यान रखिएगा एग्जाम जब देंगे तो गोला भरते समय ये चीज कि जहां आपको कॉन्फिडेंस हो या जहां आप 50% में से एलिमिनेट करके आप ऑप्शन चुनते हैं तो उसको ध्यान से भरें। अननेसेसरी तुक्का मार के आंसर ना लिखें। इस जो जीएस पेपर में है और सीसेट में, इसका जो सिलेबस है, जीएस में बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल का साइंस का जो टिपिकल पार्ट छोड़ दें तो वो सारा कवर्ड होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वो सब वो मैं सिलेबस वाले पोर्शन में कवर करूंगा। दूसरा, सीसेट में अमूमन मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा कुछ और भी स्किल्स होते हैं एनालिटिकल, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ जो सवाल होते हैं मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो प्रीलिम्स का पेपर है इसके लिए यही तैयारी करना होता है और आगे मैं बताऊंगा कि तैयारी कैसे करें। ठीक है, अब आते हैं मुख्य परीक्षा पे। सिविल सेवा का जो मुख्य परीक्षा है इसमें टोटल यानी कि ये पूरा पेपर ये होता है ऑब्जेक्टिव यानी स्क्रीनिंग टाइप, गोला भरना है इसमें। दूसरा होता है लिखित यानी रिटन एग्जामिनेशन में मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं। 9 में से जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। ये चारों पेपर 250 नंबर के होते हैं और इनका टोटल मार्क्स जो होता है यानी कि कह लें कि कुल अंक होता है ये होता है 1000 का। इसके बाद एसे का एक पेपर होता है। एसे के पेपर में बेसिकली 2 पार्ट होता है, पार्ट 2 एसे लिखना होता है आपको और दोनों एक तरह से कहें तो 100 नंबर का, 250 नंबर का। तो 250 नंबर का एसे का एक पेपर होता है जिसमें 2 एसे आपको लिखना होता है और वो यहाँ पे। दूसरा आ गया वैकल्पिक विषय। इसके अलावा तो 4 पेपर ये, 1 पेपर ये और 2 पेपर वैकल्पिक विषय का आपका। ठीक है, तो वैकल्पिक विषय में आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन करते हैं, यूपीएससी ने जो लिस्ट रहता है ऑप्शनल का, उसमें से जो भी चयन करते हैं उसमें से आपको जाके एग्जाम देना होता है। वो भी पेपर, उसमें 2 पेपर आयोजित होता है, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। ये भी हर पेपर इसमें 250 नंबर का होता है, टोटल इसका मार्क्स होता है 500। इस प्रकार ये जो 7 पेपर है 9 में से, इनका जो कुल अंक है वो है 1750। यूपीएससी इसके अलावा जैसे वहां पे सीसेट क्वालिफाइंग है, मेंस में भी 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है लैंग्वेज वाला, एक इंग्लिश का और दूसरा होता है इंडियन लैंग्वेज का। सामान्यतः हिंदी भाषी के छात्र हिंदी को रखते हैं लैंग्वेज वाले भाषा में, है ना, लैंग्वेज वाले पेपर के लिए। तो ये जो है टोटल 300 नंबर का होता है ईच, यानी प्रत्येक पेपर 300 नंबर का होता है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 25% लाना होता है। यदि इंग्लिश में क्वालिफाई करना है तो 25%, हिंदी में क्वालिफाई करना होता है 25%। 300 का 25% कुल हो गया 75। एक तरह से आप ये देखिए कि यूपीएससी एक ही एग्जाम में प्रीलिम्स में सीसेट में कहता है आप 33% लाएंगे तो क्वालिफाई करेंगे और मेंस में आते आते झुक जाता है, कहता है कि आप 25% लाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सीसेट वाला जो मामला है ना 33% का, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र था हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के साथ। खैर इस पे किसी और दिन किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स मेंस क्वालिफाई करते हैं, जैसे मैंने बताया 1000 सीट है तो लगभग 12-13 हजार स्टूडेंट्स मेंस लिखते हैं। तो ये जो 1750 का है टोटल मेंस का, इसके आधार पे उनका इंटरव्यू के लिए कॉल होता है जो इसमें से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अमूमन 1000 सीट है तो 2000 के आसपास 21-2200 रिजल्ट यूपीएससी लगभग दोगुना लिखा हुआ अपने नोटिफिकेशन में, यानी कि 21-2200 याद कहें कि 2000 लोग स्टूडेंट्स को बुलाता है वो इंटरव्यू के लिए, यानी कि मौखिक परीक्षा के लिए, यानी कि साक्षात्कार के लिए, जिसको आधिकारिक भाषा में व्यक्तित्व परीक्षण कहा जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है ये होता है टोटल 275 अंक का। तो आपका ये वाला 1750 और ये वाला 275 कुल मौके हो गया 2025। 2025 में 2025 अंक में जो भी स्टूडेंट्स टॉप वाले रैंक में होते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ऊपर से, तो यूपीएससी वो टॉपर्स में हर एक कैटेगरी के अनुसार जो टॉप वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको 1000 में शामिल करता है और रिजल्ट जारी कर देता है। रिजल्ट हालांकि वो रिजर्व लिस्ट वाला चर्चा नहीं करेंगे। तो कुल मिला के इन 2021 में से 1000 जो अच्छे स्टूडेंट्स जिनका परफॉर्मेंस रहता है उनका चयन होता है तो 2025 में से। तो 2025 देखिए संयोग से ये साल भी 2025 है, तो उस पे आप देखिए कि कुल जो गेम है यूपीएससी का यही 2025 मार्क्स का है। 2025 में से यदि आप 60% मार्क्स लाते हैं तो आप आईएएस बनने के प्रबल दावेदार होते हैं। आपका कैटेगरी कुछ भी हो, यदि आप 60% मार्क्स लाते हैं तो आप आईएएस बनने के प्रबल दावेदार होते हैं।
इसी पे मैं एक जिक्र करता हूं। आइए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। CESC 2024 सिविल सर्विसेज परीक्षा 2024 का यूपीएससी जब कट ऑफ जारी किया तो यूपीएससी का कहना था कि इस परीक्षा में प्रीलिम्स में जो जनरल का कट ऑफ था वो था 87.98 और मेंस का जो कट ऑफ था, मार्क्स कहें कट ऑफ में, तो 729 नंबर मेंस का। यानी कि जनरल में जो भी स्टूडेंट 729 या इससे अधिक मार्क्स लाए वो चले गए इंटरव्यू देने। और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ 947 मिनिमम कट ऑफ था, कितने में? 2025 में। रिजर्व लिस्ट वाला छोड़ दें तो पहला राउंड का जो रिजल्ट आता है उसमें 947 फाइनल कट ऑफ था जनरल का। तो दोस्तों अगर इसको परसेंटेज वाइज देखें तो प्रीलिम्स में जो ये मार्क्स है 200 का, तो टोटल बनता है लगभग 44%, मेंस में लगभग 42% और फाइनल में लगभग 47%। कुल मिला के यदि आप 50% से कम भी मार्क्स लाए हैं तो यूपीएससी में अभी तक का जो पिछले 2-3 साल का वो है चयन हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं, यूपीएससी क्या कहता है कि आप 50% लाओ और सिलेक्शन ले जाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दोस्तों आप 60% के लिए तैयारी करिए और निश्चित तौर पे आईएएस बनिए। बहुत सालों से यूपीएससी का जो पेपर का ट्रेंड रहता है उसमें 60% मार्क्स लाना एक तरह से टॉपर्स बनने का निशानी होता है। तो ध्यान से आप जो तैयारी करेंगे उसमें प्रयास करेंगे कि आप 60% के लिए तैयारी करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो मैं शुरू में WH वाले प्रश्न का जिक्र कर रहा था, यानी क वाले प्रश्न का, उनको उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल था उसमें कि आईएएस की तैयारी कौन कर सकता है। दरअसल यूपीएससी जब नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें दो मेन होता है क्वालिफिकेशन, योग्यता एक तरह का है। एक कि स्टूडेंट का जो है कम से कम ग्रेजुएशन, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट जो है 21 साल का होना चाहिए। यानी कि यदि आप 21 साल के हैं और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप आईएएस बनने के योग्य हैं, इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। पास हुए तो आप आईएएस बन गए। कुछ और योग्यताएं होती हैं, कहाँ नागरिकता और ये सबको लेकर, उनको छोड़िए। अभी मेजर यही दो चीज है कि आप ग्रेजुएट हैं और दूसरा आपको 21 साल के हैं। अब आते हैं कि आईएएस की तैयारी कब करनी चाहिए। कई सारे पेरेंट्स, खासकर मैं जो मेरा अभी तक यूपीएससी का पठन पाठन का अनुभव है लगभग 18 साल का, तो उसमें मैंने ये देखा है कि कई सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को 10+2 के बाद या 10+2 के दौरान ही उसको आईएएस की तैयारी कराना शुरू कर दें। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 10+2 के बाद वाले बैचेस शुरू कर दिए। बट मेरा इससे अलग बिल्कुल विचार है, क्योंकि मेरा मानना है कि आईएएस की तैयारी जो है ना, मैच्योरिटी आने पे होता है और मैच्योरिटी आपका 10+2 में नहीं होता है। ग्रेजुएशन जब आप कर लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट मैच्योर हो जाते हैं। हालांकि पूरी तरह से मैच्योर होना, बड़े लोग भी कई बार इमैच्योर बातें करते हैं, बट मैं उसकी सिंपल सी बात करता हूँ, इस एग्जामिनेशन के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए वो अमूमन ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी भी मानता है। तो ये चीज है। तो मेरे हिसाब से आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करिए। इंटर में और ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी करेंगे तो यूपीएससी अपना पैटर्न ना समय समय पे चेंज करता है। आप पता लगा तैयारी कर लिए 15 साल, 17 साल की, 18 साल की उम्र में और गए एग्जाम देने कब? 21 साल में। तो 21 साल में आप एग्जाम दे रहे हैं और आपका जो पूरा का पूरा गेम है एग्जाम का, वो तैयारी आपने कर लिया 18 साल में कंप्लीट, 15-17 साल में कंप्लीट। तो आप सोचिए कि आप जो तैयारी की है उसका कितना सेक्शन आप दिमाग में रट के रहेंगे या फिर दिमाग में बिठा के रहेंगे। बहुत कम, मिनिमम पोर्शन। प्लस दूसरा जो खतरा ये है कि यूपीएससी का सिलेबस कब चेंज हो जाए, कौन सा कमेटी आके क्या रिपोर्ट दे जाए, तो गवर्नमेंट कौन सी कमेटी को रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो पता लगा आपने 4 साल पहले तैयारी कर लिया और आज आ रहे हैं एग्जाम देने, तो सारा तैयारी आपका धारा का धारा रह जाएगा, आपको फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो आपका ना तो इंटर ठीक से कंप्लीट हुआ, ना ग्रेजुएशन। दोस्तों मेरा सलाह होता है आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करें। ग्रेजुएशन के बाद कई स्टूडेंट्स एमए करते हैं, मास्टर डिग्री, एमटेक, बीटेक जो भी किए होते हैं वो एमटेक करते हैं। ग्रेजुएशन वाले एमए कर मास्टर डिग्री करते हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन होता है। आप अपना पढ़ाई ना कभी छोड़िएगा नहीं। आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं जिस भी सब्जेक्ट से, तो उससे जो हायर में होता है मास्टर डिग्री, उसमें आप एडमिशन लीजिए और तैयारी करिए। वहां आप थोड़ी कोताही बरत सकते हैं, वहां पासिंग मार्क्स लाइए, बट आपका ध्यान होना चाहिए कि आप तैयारी यूपीएससी कर रहे हैं, आपका लक्ष्य यूपीएससी है। ठीक है, यदि आप यूपीएससी तैयारी में पूरी तरह से आ गए हैं। साथ में मैं ये भी कहता हूं कि आप कोई और प्रोफेशनल कोर्स भी या कोई स्किल वाला कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो तीसरा सवाल था कि आईएएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार इसमें यह भी आता है, इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। तो जो इसका सिंपल सा जवाब है वो ये है कि आईएएस
की तैयारी या फिर कहें जो सिविल सेवा परीक्षा है, ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें पास होने पे आपको ऑल इंडिया सर्विसेज में को ज्वाइन करने का मौका मिलता है। आईएएस आईपीएस ये दो ऐसे सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया हो नहीं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई बिहार का कोई स्टूडेंट, यूपी का कोई स्टूडेंट, राजस्थान का कोई स्टूडेंट सिलेक्ट होता है, वो नागालैंड जाता है, गोवा जाता है, तमिलनाडु जाता है अपने कैडर में, तो सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये कि आप देश के इस कोने से उस कोने में, इस हिस्से से उस हिस्से में जाते हैं सेवा देने के लिए। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके अलावा देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी में से एक में शुमार किया जाता है। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, ये सिविल सेवा परीक्षा, कमोबेश 23 अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम होता है ना। तो वो सोचिए, वो सारे जो सारे पोस्ट है ना, अपने आप में क्रीम पोस्ट होते हैं देश की नौकरी के लिए। तो सबसे प्रतिष्ठित नौकरी, सामाजिक मान्यता भी है इन सब नौकरियों की। ठीक है, एक और चीज है, हम में से कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमको देश सेवा, राष्ट्र सेवा करने का मौका मिलता है आईएएस बन जाते हैं। तो वाकई में यदि आप आईएएस बन जाते हैं तो आपके पास ये मौका होता है कि आप अपनी क्षमताओं को वास्तविक तौर पे समाज के लिए इस्तेमाल करें। आप आईएएस बनने के बाद गरीबों के, महिलाओं के, अलग अलग दमित वर्गों के उत्थान के लिए काम करते हैं। इससे अच्छा और क्या चाहिए जीवन में। ठीक है, साथ में आईएएस की नौकरी में जब आप 15 साल के आसपास जब आपका सर्विस हो जाता है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो गवर्नमेंट आपको कहती है, बुलाती है सेंटर में कि आप आइए नीति निर्माण में शामिल होइए। सोचिए, जिन नीतियों का अब तक आप पालन कर रहे थे, कुछ उसी तरह की नीति में सुधार करने या फिर नई नीति बनाने के लिए आपको बुलाया जाता है। जो कल तक आप जिस नीति का पालन कर रहे थे, कुछ उस तरह का नीति आप ड्राफ्ट करने में शामिल हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों, आईएएस की नौकरी में एक और चीज है, खासकर जो लोग काफी सीनियर हो जाते हैं सिलेक्शन होने के बाद आईएएस आईपीएस, जो भी सर्विस है आईआरएस वगैरह में, तो करीब करीब 25 साल या 30 साल की जब सर्विस हो जाती है, तो वो जो सेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कई सारी संवैधानिक और कानूनी संस्थाएं हैं देश में, तो उनको लीड करने का मौका मिलता है। आप देखिए, चुनाव आयोग का अध्यक्ष आईएएस ही होता है ना। जो देश का कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, आईएएस ही होता है, सर्वोच्च रैंक है एक तरह से कहें। तो इन तरह की संस्थाओं को, कानूनी और वैधानिक संस्थाओं को लीड करने का, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी आपको मिलता है इस आईएएस के तैयारी करने से। तो तैयारी करने से यदि आप पास होते हैं तो सोचिए कितना बड़ा आपको बेनिफिट मिलता है। अब आते हैं अगले सवाल पे कि क्या मैं आईएएस से तैयारी कर सकता हूं या कर सकती हूँ। यदि आप आईएएस से तैयारी, आपको लगता है कि आप में दो चीजें हैं, एक आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आप 21 साल के हैं या होने वाले हैं, तो आप आईएएस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, आईएएस की तैयारी के लिए सबसे बड़ी चीज है अनुशासन। यदि आपको लगता है कि आप अनुशासित हैं जीवन में, तो आप तैयारी करिए। कम से कम 8 घंटे मांगता है यूपीएससी का प्रिपरेशन, वो भी लगभग 1.5 से 2.5 साल। ठीक है, 1.5 से 2.5 साल। कुछ ही बिरले स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो आए, तैयारी किए, निकल गए, वो अलग केस है। बट मैं सामान्य जो भी भारत में स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 1.5 से 2.5 साल लग जाता है इसको तैयारी में। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप में क्षमता है, आप 8-10 घंटे पढ़ सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नौकरी वालों के लिए समय थोड़ा कम होता है, तो वो 4 घंटे 3 घंटे अपना निकालते हैं, तो उनके लिए समय भी बढ़ जाता है तैयारी का। हो सकता है उनको 3 साल 4 साल लग जाए तैयारी करने में। लेकिन जो वर्तमान में कंपटीशन का माहौल है, उसमें यही है कि आपको कम से कम 1.5 से 2.5 साल तैयारी करनी पड़ेगी आईएएस के एग्जाम में बैठने से पहले। आते हैं उस पर भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब एक सवाल है कि कोचिंग करें कि ना करें। नहीं, एक सवाल रह गया कि सफलता की क्या गारंटी है। दोस्तों, सफलता की गारंटी तो बस जो सिलेक्शन लेते हैं उन्हीं की होती है, और उनको भी नहीं पता होता है कि वो सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यूपीएससी में जब आप आते हैं एग्जाम देने, तो एक चीज जो पूरी तैयारी के दौरान होता है, वो होता है आपके व्यक्तित्व का निर्माण। देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, लेकिन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो अनऑर्गेनाइज तरीके से आप आते हैं तैयारी करने, कोई आप पे संस्था निगरानी नहीं करती है, आप बस एज ए स्टूडेंट खुले तौर पे तैयारी करते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट कब आप देश दुनिया के बारे में सोचने लगते हैं, आप चौतरफा सोचने लगते हैं, आपको पता नहीं चलता है। आप में जो क्वालिटी होती है वो सामान्यतः आम जनों में नहीं होती है। तो एक इसकी तैयारी करने में यदि सफलता मिल भी जाती है, तो आप एक अच्छे व्यक्ति बन के यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो है, और यूपीएससी ने एक प्रतिभा सेतु भी शुरू किया है। आप ध्यान देंगे जो पोर्टल है,
कि जो लोग इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी और जॉब में अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस पे असफलता पे मत जाइए। आप असफलता पे यदि शुरू में ही चले जाएंगे तो आप तैयारी कैसे करेंगे? ठीक है, आपने मैंने पहले बोला, यदि आपको लगता है आप तैयारी कर सकते हैं, आपने क्षमता है, तो आप बेशक तैयारी करिए, अपने आप को आजमाइए और फिर इस एग्जाम को चलिए। एक और चीज रहता है इसमें कि कि कई बार आप एग्जाम देते हैं और सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसको मैं अभी आगे जिक्र करूंगा कि क्या विकल्प लेके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। चलिए, अब जो है मेन मुद्दे पे आते हैं कि आईएएस की तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है, आईएएस की तैयारी कैसे करें, जो कि इस वीडियो का मेन टाइटल भी है, तो उस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। आईएएस की तैयारी के लिए दोस्तों जो सबसे पहला चीज होता है, मैं ये कहता हूं जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए, वो या तो इंटरनेट से सिलेबस को, यूपीएससी के सिलेबस को, जो आईएएस का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस है, और उसके जो कुछ पीवाईक्यूज हैं पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स के और मेंस के, वो या तो डाउनलोड कर लें या फिर आप मार्केट में वहां जाके किसी अच्छे बुक स्टोर से ये चीज खरीदें, सिलेबस को और पीवाईक्यूज को। तो आईएएस की तैयारी में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है सिलेबस। सिलेबस में प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों का ना एक तरह से कहें बुलेट वाइज दिया हुआ है कि यूपीएससी आपसे क्या क्या उम्मीद करता है पूछने का और कहां कहां से सवाल पूछ सकता है। प्रीलिम्स वाले में वो क्लियरली लिखा है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस जीके टाइप के सवाल वो पूछेगा। तो ऐसे ही वो मेंस का भी पूरा किया होता है। आपका जो पहला काम है, आप कम से कम 7 दिन और डेली 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 सत्ते 56, यानी कि आप 56 घंटे सिर्फ पहला काम ये करेंगे। जब आप तैयारी करने आए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो आप पहला काम करेंगे सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखेंगे, सिलेबस को रटेंगे और घोंट के यहाँ डाल लेंगे। जैसे रोबोट बोलता है ना, वैसे आपको दिमाग में सिलेबस रट्टा होना चाहिए और आप किसी के सामने बक 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 करके सिलेबस बोल दें। ठीक है, तो सिलेबस ना रटा रहेगा तो आपको आगे की सारी तैयारी में मदद मिलेगा, पूरा जो 1.5 साल 2 साल आप तैयारी करने वाले हैं उसके लिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मान लीजिए किसी कारण से असफल हुए हैं, उनको मैं सलाह देता हूं कि दोस्तों आप सिलेबस को जरूर देखिए एक बार फिर से। ठीक है, सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाए 10 दिन, 7 दिन में, 15 दिन में, तो आप आइए पीवाईक्यू पे। पीवाईक्यू का मतलब होता है विगत वर्षों के प्रश्न, यानी प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस। तो यूपीएससी में जब आप सिलेबस दे लेते हैं तो सिलेबस देखने के बाद आपको लगता है कि अब सवाल कैसे पूछ रहा है यूपीएससी, किस स्टैंडर्ड का पूछ रहा है, तो वो स्टैंडर्ड जानने के लिए, उसके नेचर को जानने के लिए, करंट अफेयर से कितना जुड़ा हुआ है, ये सब समझने के लिए, यानी कि कुल मिला के एग्जाम की प्रकृति, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उनकी प्रकृति जानने के लिए आपको पीवाईक्यूज का जो ट्रेंड है वो पढ़ना और उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये भी काम आप 10 दिन 8 दिन करेंगे। कुल मिला के मैं तो ये कहता हूं कि 20 दिन से लेकर 30 दिन तक आप सिलेबस और पीवाईक्यू करें। पहले सिलेबस, फिर पीवाईक्यू, फिर दोनों। और उसके बाद आप अपनी क्षमता को आकलित करिए कि आपने जो अब तक पढ़ाई करी है कि आप उसमें कितना कर सकते हैं और आपको कहाँ फिर कोचिंग लेने या फिर किसी और से गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ती है। हालांकि मेरा ये वीडियो सेल्फ स्टडी पे पूरा केंद्रित है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोचिंग करिए। जिनको कोचिंग करना है, आप कोचिंग करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, वहां भी ये सारी चीजें कवर कराई जाती हैं। लेकिन अब जो कोचिंग नहीं करेंगे उनके लिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करें, फिर पीवाईक्यूज करें। 1 महीना में ये लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके दिमाग में सिलेबस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रट्टा की तरह बैठा होना चाहिए, रोबोट की तरह आपके दिमाग में सिलेबस होना चाहिए और पीवाईक्यूज करने एक पूरा तस्वीर आपके दिमाग में घूमना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बारी आती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी दोस्तों कक्षा 1 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ने का मैं सलाह देता हूं। 1 से 12 इसलिए कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें कई बार ये लिखा भी होता है कि मैट्रिक स्तर का या फिर ग्रेजुएशन के स्तर का, तो वो चीज इसमें ऑटोमेटिक कवर रहता है। तो एनसीईआरटी आप स्कूल में पढ़े होते हैं, बट फिर भी सलाह ये दी जाती है कि आप एक बार वापस आके पढ़ें, नए सिरे से पढ़ें। इसमें केवल जो 12th का एनसीईआरटी है, 12th में जो साइंस वाला है, आप सिलेबस देख चुके होंगे, पीवाईक्यू देख चुके होंगे, तो आपको नजर आएगा कि 12th में जो साइंस का जो कोर कॉन्सेप्ट वाला, जो बेसिकली जो पीसीएम वाले विद्यार्थी होते हैं, तो वो वाला सेक्शन आपको नहीं करना है। 12th के बायो में जो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं होते हैं, उनको कवर करने के लिए बायो पढ़िए, बायो के कुछ सेक्शंस पढ़िए, सारा नहीं। तो एनसीईआरटी में कक्षा 1 से लेकर 10 तक, साथ में 11 और 12 का वो भी पढ़ना है, सिवाय साइंस को छोड़ के। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत ही कायदेमंद चीज है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं जब आप एनसीईआरटी कितने दिन पढ़ें। मेरा मानना है कि आप एनसीईआरटी की जो जितनी किताबें हैं, अगर आप कंप्लीट 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप 2 से ढाई महीने में ये चीज कवर कर लेंगे। तो पीवाईक्यू सिलेबस पीवाईक्यू और एनसीईआरटी, इसका 3 महीने का टारगेट आप लेके चलिए कि 3 से 3.5 महीने में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब जब ये चीज हो जाता है तो आप यहाँ पे अगर ये तीनों कंप्लीट हो गया ना दोस्तों, सिलेबस और पीवाईक्यू समझ कर लिए आप, तो समझ लीजिए कि आप अपने सर पे सवार यूपीएससी वाला राहु केतु दूर कर लिए हैं। और यदि आप ये तीनों कवर कर लिए, सिलेबस, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी, तो आप समझ लीजिए यूपीएससी का 25% गेम जीत चुके हैं। अब बारी आती है बेसिक बुक्स पढ़ने की। बेसिक बुक्स में दोस्तों कई सारे कोचिंग का मैं वीडियो देखते रहता हूं, उसमें कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं, आप में से अगर कोई पहले किसी कोचिंग में जुड़ा होगा, कहीं से क्लास लिया होगा, तो आपको ध्यान आ भी रहा होगा शायद। कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, साथ में जो हमारी कोचिंग से जो आपको नोट्स मिलता है बुकलेट टाइप में, वो पढ़ो, आप आईएएस बन जाओगे। और उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है दोस्तों कि वो अपने पढ़ाई में ना पीवाईक्यूज को शामिल कर लेते हैं। तो आपको लगता है जब आप क्लास में बैठे होते हैं, अरे यार ये तो सब वही पढ़ा रहा है जो यूपीएससी पिछले साल पूछा था, तो हम तो अगले साल बन ही गए, पास ही कर गए। बट जब आप अगले साल एग्जाम देने जाते हैं तो आपको लगता है अरे यार वहां तो हम बेवकूफ बन गए, सर सही कहे थे शशि सर की, नहीं, आपको पीवाईक्यूज और सिलेबस और बेसिक बुक्स पढ़ना है। तो दोस्तों कोई भी कहता है कि बेसिक बुक्स ना पढ़ें, तो मैं कहता हूं कि नहीं, बेसिक बुक्स पढ़िए। ये सारी चीजें ना जरूरी है। बेसिक बुक्स मैं ना भी बताऊंगा कौन कौन सा है उसमें। बेसिक बुक्स के बाद जब आप बेसिक बुक्स पढ़ेंगे तो एक आती है बारी न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर कई सारे वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब चैनल पे भी, या फिर कुछ टीचर्स होते हैं वो अक्सर ये लोग न्यूज़पेपर का जिस्ट देते हैं, संक्षेप करके देते हैं। आप उसको देखिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोस्तों न्यूज़पेपर और बेसिक बुक से आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्ड होता है, जिसके बिना आप आईएएस बन भी गए तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। सॉरी, आप अगर सिविल सर्विस परीक्षा ले भी लिए तो आपका अच्छा रैंक नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका सबसे पहला काम होता है अपना कंसेप्ट बिल्डअप करना। यूपीएससी की तैयारी में आपने सिलेबस, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी देख लिया है, तो अब वो बेसिक बुक और न्यूज़पेपर, यही दोनों चीज आपका फाइनल तैयारी की ओर ले जाएगा। तो बेसिक बुक्स पढ़ने से यूपीएससी कई बार कई क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछता है। तो जब आप बुक पढ़े होते हैं तो आपको ना एग्जामिनेशन में जब बैठ के आप प्रीलिम्स दे रहे होते हैं या मेंस दे रहे हैं, आपको तुरंत याद आता है साल भर पढ़ा हुआ पुराना घटना, अरे यार हम तो वहां पढ़े हुए थे इस चीज को, है ना। तो आपको याद समझ में आएगा कि बेसिक बुक्स कितनी जरूरी है। बेसिक बुक्स कोई भी कहता है कि मत पढ़ो, तो दोस्तों मैं कहूंगा उसकी बात सुन के चुपचाप साइड हो जाइए। जी जी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे, बट आइए घर पे पढ़िए। न्यूज़पेपर में परेशानी ये है कि न्यूज बहुत होता है, तो कई सारे जगहों पे आपको उसका जिस्ट मिल रहा होता है, लेकिन आप न्यूज में आपको लगता है कि आप डेली 1 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, 2 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप आधे घंटे में 2 न्यूज जरूर कवर करें। दोस्तों कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आज के डेट में आरबीआई से रिलेटेड, आईएमएफ से रिलेटेड, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, यूएस प्रेसिडेंट के बयान को लेके, इजराइल गाजा संघर्ष को लेके, अफगानिस्तान इंडिया रिलेशन को लेके, अफगानिस्तान पाक रिलेशन को लेके, अफगानिस्तान पाक इंडिया रिलेशन को लेके, मतलब कई ऐसे ना चौतरफा सवाल आपको वो जो अप्रोच मिलता है ना, वो न्यूज़पेपर ओरिजिनल पढ़ने से मिलता है। और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें? तो मैं कहता हूं द हिंदू पढ़ें, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, या फिर हिंदी में एक दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है वो पढ़ें। यदि आपको लगता है कि इसके अलावा आप कोई और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो आप वो पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ें, कम से कम 2 न्यूज पढ़ें, ये डेली की हैबिट डालें। सिर्फ आपका जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो 10-15 दिन पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दें। वो जब आप मेंस लिखते हैं तो उस टाइम पे भी 10-15 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दें। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप न्यूज़पेपर पे तो सबसे ज्यादा भरोसा करिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार घुसते ही पूछता है आज के अखबार की प्रमुख सुर्खियां क्या थी, बताइए जरा, आज का अखबार पढ़ के आए हैं, और आप कहते हैं जी सर, तो कितना खुश होता है अगला, कहता है यार ये तो बहुत जागरूक स्टूडेंट है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन इंटरव्यू होता है ना उस दिन भी आपको अखबार का पूरा पन्ना, पूरा मेन न्यूज एक तरह से कहें पढ़ के जाना होता है। तो ये चीज है। अब आते हैं दोस्तों बेसिक बुक्स पे, कौन सा बेसिक बुक्स आपको कवर करना चाहिए। बेसिक बुक्स में मैं सबसे पहले बता ही दिया हूं, सारा सेक्शन है, पॉलिटी से लेके पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, सब में आपको एनसीईआरटी काम आता है। तो एनसीईआरटी तो आपका 1 से लेके 11 तक कंप्लीट होना चाहिए, सिवाय साइंस के टिपिकल वाले पोर्शन को छोड़ के। तो स्टैटिक पोर्शन तैयार करने के लिए बेसिक बुक में पॉलिटी पे पहले जिक्र करते हैं। एक किताब है भारत की राज व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई।
बहुत ही कायदे की किताब है दोस्तों, इसको पढ़िए और रट के पी जाइए। पीने का मतलब ये है कि आपको लक्ष्मीकांत का एक एक चीज पता होना चाहिए। कोई भी कहीं पूछ दे तो चट से याद आ जाए, फट से आप जवाब दे दीजिए। इसके अलावा एक होता है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट मतलब जिसमें सारे आर्टिकल, संविधान का पूरा अनुसूची वगैरह भाग वगैरह सब है। तो बेयर एक्ट आप भी उसको भी पढ़ें साथ में। बेयर एक्ट में सारा नहीं पढ़िएगा, बट जो मेजर मेजर सेक्शंस हैं जो आपको खासकर लक्ष्मीकांत पढ़ते टाइम लगेगा कि वहां से देखना चाहिए, तो वो देखिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जब बेसिक इतना तैयार हो जाता है तो आप चाहें एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तो आप सुभाष कश्यप की किताब पढ़िए, हमारी संसद, ठीक है। अब आते हैं हिस्ट्री पे। एनसीईआरटी मैं जिक्र इसमें नहीं करूंगा क्योंकि मैं मान चुका हूं कि आप एनसीईआरटी 1 से लेकर 11 तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इनका कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें एनसीईआरटी की जिक्र नहीं करेंगे। अब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसमें बेसिक बुक है हिस्ट्री के लिए, जो बिपिन चंद्र का लिखा हुआ किताब है। तो ये किताब को ना रामायण मानिएगा। जैसे आपको लक्ष्मीकांत है वैसे ये सारे रामायण के पार्ट 1, 2, 3 ऐसे बुक्स मान के चलिएगा, है ना। इसको पढ़िएगा जरूर। इसको पढ़ने से एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा मॉडर्न इंडिया को लेके, और दूसरा नेशनल जो मूवमेंट है उससे लेके एक सवाल पूछता ही यूपीएससी मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी। मेंस में तो जरूर पूछता है इस घटनाक्रम से पूरा, खासकर जो स्वतंत्रता संघर्ष वाला पीरियड है ना, कांग्रेस की स्थापना से लेकर आजादी के बीच वाला हिस्सा में, है ना। तो ये जो है आपको कवर कराएगा बिपिन चंद्रा। बेसिक बुक के तौर पे इसको पढ़िए। ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो एक किताब है बीएल ग्रोवर। मैं भी अपने आगे के वीडियोस में बीएल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा, इन सब का जो जब मैं पढ़ाऊंगा तो इन सब के हेल्प लेके ही पढ़ाऊंगा आपको। मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं हिस्ट्री से एमफिल कर रखा हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं हिस्ट्री का प्रकांड विद्वान हूँ। बिना पढ़े मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों। कोई भी टीचर बिना पढ़े नहीं पढ़ाता है। वो भी या तो ज्ञान घर पे लेता है या फिर लाइब्रेरी में लेता है, बट वो बुक्स तो देखता ही देखता है। हिस्ट्री खुद हम थोड़े ना लिखे हैं, हम भी हिस्ट्री पढ़ा हुआ ही लिखते हैं, किसी ने लिखा है वही पढ़ते हैं, सॉरी। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में ना आपको बहुत बड़ा सेक्शन है, एनसीईआरटी में कवर हो जाएगा। अगर आपको लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री वहां से कवर नहीं होता है तो आप किसी अच्छे मित्र से पूछ के या फिर मेरे से कमेंट फॉर्म में बोल जाइएगा, मैं बता दूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब कौन सी अच्छी है। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी आप एनसीईआरटी करेंगे, ऑलमोस्ट उससे कवर हो जाता है। साथ में आप इंटरनेट का यूज करना कभी ना भूलें इन सब चीजों को लेके, है ना। प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी में, इंटरव्यू की तैयारी में इंटरनेट का यूज करना ना भूलें। आजकल तो एआई का जमाना है तो उसका भी आप ध्यान रखें, ठीक है। जो मेरा ये चैनल है सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी, यानी कि CSPMI, इसमें जो मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ वो बेसिकली मॉडर्न इंडिया से ही शुरू करूंगा। तो आप हिस्ट्री के लिए उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। अब बारी आती है अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही बेहतरीन किताब है SN लाल की, उसको पढ़िए बेसिक बुक के तौर पे। अगर आपको वो कंप्लीट हो जाता है तो मार्केट से कोई एक और किताब आप लीजिए और वो पढ़िए साथ में। अर्थव्यवस्था एक ऐसा पूरा इसमें है, अर्थव्यवस्था पर्यावरण वाला सेक्शन, कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ता है। तो वो चीज आपको मिलेगा न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि कौन सा टॉपिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो नोट करते जाइएगा। या फिर किसी कोचिंग का मंथली जो मैगजीन आता है वो मैगजीन पढ़िए, या फिर जो मंथली या फिर वीकली नोट्स होते हैं करंट अफेयर्स के, वो देखते रहिए, वो भी कवर करते रहिए। उससे आपका एनवायरमेंट वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एनवायरमेंट पे आते हैं। एनवायरमेंट में जो 2 बेसिक बुक्स हैं, एक तो इग्नू का बुकलेट होता है, इग्नू में 2 बुकलेट है एनवायरमेंट का, एक पार्ट 1 और 2 करके, वो पढ़िएगा। साथ में इराक भरूचा की किताब आती है, वो किताब है पर्यावरण को लेके, तो उसको भी पढ़िएगा। बहुत बेसिक चीजें वहां लिखी गई हैं, तो आपका इससे ना एनवायरमेंट का बेसिक क्लियर हो जाएगा। जब आप ये कर लेंगे तो मैं अपनी ओर से सलाह देता हूँ, शंकर IAS का एक एनवायरमेंट का बुकलेट आता है, वो जरूर पढ़िएगा। इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है डिक्शनरी का मदद लीजिए, लेकिन उसको पढ़िएगा। बहुत कायदे की किताब है एनवायरमेंट का ना। आपको ऑलमोस्ट जब आप इग्नू और ये इराक भरूचा और जो एनसीईआरटी वाला एनवायरमेंट सेक्शन है वो करके आप पढ़ेंगे जब शंकर IAS का नोट्स को, तो ठीक रहता है, मोटी एनवायरमेंट कवर हो जाएगा। तो साथ में आप करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद आता है बारी कल्चर की। कल्चर में बेसिकली मेरे हिसाब से आप बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करिएगा। यूपीएससी ना बहुत अनसर्टेन टाइप से प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी सवाल पूछता है। तो कल्चर में आप जो बेसिक चीज है, एक तो एनसीईआरटी का जो 11th 12th वाला हिस्ट्री है वो जरूर पढ़िएगा। कल्चर वहां से अगर पूछता भी है तो वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा एक और किताब है एनसीईआरटी का,
उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। इसका हिंदी भी है, एनसीईआरटी बाद में उसके हिंदी को हटा लिया है, मेरे पास उसका पीडीएफ है। समय मिलेगा तो मैं कभी आपको पीडीएफ किसी व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम के जरिए आपको दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वो स्टूडेंट्स के हित में ही है, पता नहीं उसको क्यों हटाया गया। तो ये है सीसीआरटी एनआईओएस, इनके ना बुकलेट आते हैं कल्चर को लेके, तो आप उस वहां से कल्चर कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप एनसीईआरटी वाला आप सेक्शन पढ़ लेंगे मिडिवल और एंशिएंट का कल्चर से रिलेटेड, तो सीसीआरटी और एनआईओएस का पढ़िएगा। मोटा मोटी आप चाहें तो कोई एक ही पढ़े, एनआईओएस भी पढ़ लें तो काफी, और साथ में किसी एक कोचिंग के जो नोट्स होते हैं कल्चर को लेके फिल्म मैगजीन वाले में हिस्से में, तो वो भी आप वहां से भी कवर कर सकते हैं, करंट अफेयर्स वाला। अब बारी आती है करंट अफेयर्स की। दोस्तों, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल अदा करता है फिल्म मेंस और इंटरव्यू में। इसका कितना वेटेज होता है कई बार हमें भी नहीं पता होता है, जो जो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनको भी नहीं पता होता है। जब एग्जाम देके निकलते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो लगता है कि भाई ये तो 33% हिस्सा था, ये 50% था, तो अलग अलग प्रकृति होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि कल्चर को आपको कल्चर कह रहे हैं, करंट अफेयर्स को बहुत ही कायदे से तैयार करना है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स का ये जो हिस्सा है और जो बेसिक बुक्स वाला ये जो पोर्शन है, दोस्तों एक और मैं सलाह देता हूं, आपको अगर अच्छा लगे तो आप ये चीज जरूर मानिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों क्या करना है, आप जब पढ़ेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तो आप अपना नोट्स बनाइएगा। जो अपना जो सेल्फ नोट्स होता है, जब आप मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़े तो उसका एक छोटा सा नोट्स बनाते गए। आप मान लीजिए लक्ष्मीकांत पढ़े तो लक्ष्मीकांत के नोट्स तो मैं नहीं कहता हूँ बनाइए, क्योंकि उसमें ना सारा रटना है ना। बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं उसका नोट्स बनाइए, ये चीज आप करिएगा। वो खासकर एग्जाम का जब अंतिम दौर होता है तो उसमें बहुत काम आता है। अब जो मेन चीज है, जो बारी है कि तैयारी कब करें, जो आइडियल टाइम होता है तैयारी करने का, वो क्या होता है। तो दोस्तों, यूपीएससी जब कैलेंडर जारी करता है किसी एग्जाम को लेके, जैसे 2026 वाले प्रीलिम्स को लेके, उसने 2026 का पूरा जो एग्जाम है यूपीएससी का सिविल सेवा परीक्षा, उसको लेके जो नोटिफिकेशन करें कैलेंडर था, वो जारी हुआ 15 मई को। 15 मई को जो कैलेंडर जारी हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है कि 24 मई 2026 को प्रीलिम्स होगा और 21 अगस्त 2026 से मेंस होगा। मेंस अमूमन 5 दिन चलता है। तो अगर कोई अनहोनी या अप्राकृतिक घटना नहीं घटी तो ये 24 महीना एकदम रामबाण की तरह यही डेट है, तो इसी डेट को एग्जाम होगा। तो बहुत कोरोना टाइप का कुछ ना हो तो ये आप ध्यान रखिए कि मई में एग्जाम लेना है, और 1 साल पहले कैलेंडर जारी कर दिया, 12 महीना पहले। और मई से लेकर अगस्त तक लगभग 2.5 महीना, 3 महीना यहाँ समय होता है। तो आपको कितना समय दिया यूपीएससी, 12 महीना उधर और लगभग 3 महीना इधर, 15 महीना। तो जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको 15 महीना मिलता है हमारे अनुसार, कि आप अमूमन मई में ही, अप्रैल मई में ही आपका सेशन समाप्त होता है ग्रेजुएशन वाला, जो आप खासकर बीएड बीटेक वगैरह जो भी कर रहे होते हैं, बीए बीटेक बीएससी, वो उसी में। तो यूपीएससी उसको ध्यान में रखते हुए मई में कैलेंडर जारी करता है कि बच्चे आएंगे तो अपना उनको पता रहे कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या सब रहेगा, और एग्जाम का सब डेट दे देता है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये आइडियल टाइम है। अब आते हैं एक और चीज पे कि किस समय क्या क्या कितना तैयारी करना चाहिए। तो जब मई में कैलेंडर जारी हो जाता है यूपीएससी का, तो मई से लेके अक्टूबर तक आप केवल और केवल जो मैं बताया हूँ ये वाला सिलेबस, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, बेसिक बुक्स, यही पढ़िए। और साथ में अपना ऑप्शनल, जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने हैं, ये जो मई से लेकर अक्टूबर तक का जो महीना है आपके पास, 5-6 महीने का ये समय, इसमें आप प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ें, और साथ में ऑप्शनल की भी तैयारी करें। इसके बाद जो दूसरा फेज आता है नवंबर से लेके फरवरी तक, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कम 4 महीने का है। जो पहला फेज है, इसमें आप पीवाईक्यू को देखें, जो मई अक्टूबर वाला समय है, पीवाईक्यू को देखें, टेस्ट ना लगाएं, किसी भी कोचिंग का टेस्ट ना लगाएं। मैं ये सलाह देता हूँ शुरू में, बिना पढ़े, बिना बेसिक नॉलेज तैयार किए टेस्ट लगाएंगे, आप उलझन में फंस जाएंगे और टेस्ट के जाल में फंस जाएंगे। दोस्तों, कई कोचिंग वाले 30 टेस्ट निकालते हैं। क्या मतलब है यार 30 टेस्ट करने का? टेस्ट थोड़ा ना सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है आपके पढ़ने से, सिलेक्शन होता है आपका अपना कंसेप्ट बिल्ड करने से। जब तक आप बेसिक बुक्स नहीं पढ़ेंगे, 8 घंटा अपना पढ़ने में समय नहीं देंगे ना, न्यूज़पेपर ढंग से नहीं पढ़ेंगे आधा घंटा 1 घंटा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, टेस्ट लगाने से सिलेक्शन। टेस्ट कब काम आता है? जब आप थोड़ा सा तैयारी कर लिए हैं 7-8 महीना, तो आप जाइए 4-5 टेस्ट उठा के ले आइए, या फिर कोई 4-5 टेस्ट आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेके करिए। 4-5 से ज्यादा टेस्ट मत लगाइए। आपको टेस्ट लगाना है ना, तो ये पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू यही आपके जीवन का सबसे, जीवन कह रहा हूँ, यूपीएससी का सबसे मूल मंत्र है।
तो टेस्ट लगाना है तो 4-5 टेस्ट उठा के लाइए मार्केट में, इस दौरान लगाइए जो नवंबर से फरवरी वाला समय होता है। एक आता है रिटन प्रैक्टिस करने का, वो मैं अभी बताऊंगा उस वाले सेक्शन में। जब तक आपकी तैयारी नहीं हुई है ना, आप रिटन एग्जाम का क्या प्रैक्टिस करिएगा। आप ये वाला जब कंप्लीट कर लिए फरवरी तक का हिस्सा, तो अब मैं मान के चलता हूँ फरवरी तक आप अपने सिलेबस का, प्रीलिम्स और मेंस का 70% हिस्सा कवर कर लिए हैं, इंक्लूडिंग ऑफ सब्जेक्ट। फिर अब बारी आती है लास्ट का 2.5-3 महीना, मार्च से लेके 23 मई तक, क्योंकि 24 मई को पेपर है। 23 मई तक आपको क्या करना होता है, नॉर्मली आप रिव्यू करेंगे, अपना जो रिवीजन करेंगे जो पहले पढ़े हुए हैं, और उसके बाद आप करेंगे जो केवल और केवल प्रीलिम्स की दृष्टि से जो बचा हुआ सेक्शन है वो पढ़ेंगे। मेंस की तैयारी पे इस अवधि में आप विराम लगा देंगे, मेंस की तैयारी नहीं करेंगे लास्ट के 2.5-3 महीने में, कोई टेस्ट नहीं देंगे और ना तो कोई तैयारी करेंगे। अगर कोई ऑल इंडिया रैंकिंग वाला कोई टेस्ट होता है तो आप खुद को जांचने के लिए प्रीलिम्स का टेस्ट 1-2 दे सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है लास्ट में एक एग्जाम की, तो आप एग्जाम को जाइए दीजिए और एग्जाम देके जब आप आते हैं, जैसे 24 मई को एग्जाम है प्रीलिम्स का, तो जिस दिन आप एग्जाम देके आएंगे उसी दिन आपको ये प्रण लेना है कि मैं कुछ भी आंसर की नहीं मिलाऊंगा। दोस्तों सब सलाह देते हैं आंसर की मिलाइए फिर उसी हिसाब से तैयारी करिए, नहीं, आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। आप आंसर की के चक्कर में ना पड़े, अपने रिजल्ट के चक्कर में ना पड़े। आप एग्जाम देके आए हैं, अपना क्वेश्चन पेपर जो है ना घर की तिजोरी में बंद कर दें, या फिर मैं कहता हूं कि उसको अपने पेरेंट्स को दे दें कि वो आप संभाल के रखें और आप कुछ भी मांगे नहीं देंगे। रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आप उसको देखिएगा कि आप प्रीलिम्स में पास हुए या नहीं। जब आप एग्जाम देके आएंगे 24 मई को, तो 25 मई से आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, और ये तैयारी आपको रिजल्ट में फिर पास होने पे तो करना ही है। अगर आप मान लीजिए गलती से असफल हो जाते हैं तो भी करना है, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी ऑप्शनल और ये सब की ना वो मेंस तक ही कंप्लीट होता है। तो बहुत कठिन बात मैं कह रहा हूँ, अमूमन रिजल्ट में प्रीलिम्स के रिजल्ट में फेल होने के बाद किसी स्टूडेंट को 2-4 दिन तक तो कम से कम मन नहीं करेगा कि पढ़ने का, लेकिन यदि आप में जज्बा है तो आप पढ़िए, क्योंकि जब आप गिरे हैं यहाँ पे, अगर फिर पास कर गए हैं तो मेंस लिखिए ना, कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर आप सफल रह गए हैं तो वापस आइए और फिर से तैयारी करिए, फिर से तैयारी में जुट जाइए। कैलेंडर जारी हो गया रहेगा 2027 का, और आप उसकी तैयारी में जुट जाइए, छोड़िए नहीं। और अब बात है मेंस वाले समय। मेंस वाले समय में ना, जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो 2.5 महीने के समय में आपको ना कुछ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसका मैं बिल्कुल सलाह देता हूँ, आप रिटन का ना आंसर राइटिंग करिए, लेकिन ये नहीं कि आप जाके 15-15 टेस्ट उसी में दे रहे हैं, 35-33 टेस्ट दे रहे हैं और खाली टेस्ट दे रहे हैं। नहीं भाई, आप 2 से 5 एग्जाम एटलीस्ट 4-5 ना दे ले आइए टेस्ट। तो 4-5 टेस्ट देने से, जैसे मान लीजिए 4 पेपर है, ऐसे है, ऑप्शनल है, इन सब का ना 4-4 टेस्ट लगा लीजिए। 4-4 टेस्ट लगा लेंगे तो आपका रिटन का जो प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का जो रिटन का एग्जाम होता है उसमें टाइम बाउंड में वो सारा एग्जाम लेता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है रिटन का प्रैक्टिस करने का। दोस्तों मेरे हिसाब से आपकी सारी जो चीजें हैं वो मैंने कवर कर लिया है। अगर कुछ लगता है कि आपको रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसको कवर करूंगा अगले किसी वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करना ना भूलें, इससे मुझे हिम्मत मिलेगी और अच्छे से आपके सामने कंटेंट को लेके प्रस्तुत होने का। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।